गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके लिए श्री विजय अटियाई, फुल्लनपुर बीकापुर, गाजीपुर अटियाई से आप लोगों के लिए नीमी से तीसरी क्लास ऑब्जेक्टिव का लेके मैं विश्वनाथ सर हाजिर हूँ। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे परीक्षाओं में पूछता है। तो आपका पहला दिया हुआ है, आरेख का क्या नाम है। एक चित्र बनाया हुआ है और पूछा है कि आरेख का क्या नाम है। और हमारा जो क्वेश्चन ए यानी कि ए में यह पूछा है लेआउट आरेख, यानी पूछ रहा है कि लेआउट आरेख है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं लेआउट आरेख होता क्या है। लेआउट आरेख तो कुछ उपभोक्ता जैसे होता है अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं कि लिखित में दे देते हैं, लेकिन कुछ क्या है एक अभिन्यास चित्र के माध्यम से आरेख के रूप में विद्युत कर्मी को दे देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब दे देते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ लेआउट जो है दे देते हैं और उसका माप दर्शा देते हैं और ये दिखाते हैं कहाँ पे कौन सा स्विच लगा हुआ है। देखिए नीचे सिंबल बनाया हुआ है, इसमें कितने देखिए ऐसे खांचा हुआ है और चिन्ह मार के यहाँ दिखाया हुआ है कि 3 वायर गए हैं, यहाँ 2 वायर गए हैं। ये देखिए यानी कि 2 वायर तो दिखा सकते हैं, लेकिन 3 वायर होगा तो वहाँ ऐसे क्रॉस करके और 3 लिख देंगे तो 3 वायर, तो ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ लग गया। और कुछ उपभोक्ता हमारे क्या होते हैं बता देते हैं, इसी को हम कहते हैं लेआउट। क्या कहते हैं? लेआउट आरेख। अगला आपका है वायरिंग आरेख। तो वायरिंग आरेख क्या है? इसमें वायरिंग आरेख में आइए मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग आरेख। तो वायरिंग आरेख में होता क्या है कि इसमें आमाप केबल की जो लंबाई और उसके ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्थिति, केबल की छत की दौड़ भी, यानी कि सब कुछ हम क्या करते हैं यहाँ से देख कर इस वायरिंग डायग्राम से सब कुछ ज्ञान कर लेते हैं। कितने ऊपर छत पे हमारा वायर गया है, कंडक्ट पाइप गई है, नीचे कैसा लगा हुआ है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा, ये सब चीज़ें हम वायरिंग डायग्राम से क्या करते हैं जान जाते हैं। आइए अगला देखते हैं स्थापना आयोजन। तो स्थापना आयोजन क्या है? कंडक्ट के प्रकार, जैसे कि इसमें कंडक्ट के प्रकार, गुल्ली, उनके बीच की दूरी, क्लैंप इत्यादि का हम क्या करते हैं पता लगा लेते हैं। इसमें दिखाई देता है, इतने चीज़ों का हम क्या करते हैं उजागर कर लेते हैं, देख लेते हैं उन्हें। इसे हम कहते हैं क्या? स्थापन योजना। और अगला क्या है आपका योजनाबद्ध आरेख। अगला आपका योजनाबद्ध आरेख। तो इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से भी जैसे ग्राफ हो गया, चिन्ह हो गए, विभिन्न उपसाधन हो गए, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं योजनाबद्ध आरेख से क्या क्या हमारी योजनाएं हैं ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं जान जाते हैं। तो यानी कि हमारे बताने का मतलब ये हुआ, आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी, यानी कि स्थापना योजना, जिसके द्वारा हम ये कंडक्ट पाइप को देख रहे हैं, उनके बीच गुल्ली कितनी है, जो सैंडल क्लैंप लगा हुआ है, सब कुछ क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं स्थापना योजना। अगली देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे दिखाया जाएगा सर्किट डायग्राम कैसा होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इसमें बताया गया है कि आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये पूछ रहा है आईसीडीपी स्विच। तो आइए आईसीडीपी स्विच का फुल फॉर्म जान लेते हैं। आयरन क्लैड डबल पोल स्विच कहाँ लगाया जाता है? बड़े औद्योगिक स्थापन में। तो बड़े औद्योगिक स्थापन में आईसीडीपी स्विच कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एम्पियर के स्विच चाहिए। अगला हमारा है मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण। जबकि सी वाला एकल फेज घरेलू स्थापनी बताइए कि जहाँ पे लिखा हुआ आयरन क्लैड डबल पोल, वहाँ एकल फेज घरेलू स्थापन के लिए स्विच तो नहीं लग सकता। अगला है 3 फेज शक्ति परिपथ स्थापन। ये 2 फेज का ये है आईसीडीपी स्विच, तो ये 3 फेज को कैसे कंट्रोल करेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण। अगला है कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है?
तो देखिए अगला हमारा क्या है, फ्यूज। तो फ्यूज देखिए सामान्य में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। न आपका फ्यूज आएगा और न ही सी इंटरमीडिएट फ्यूज। और आपका अगला है डी, पेटेंट लैंप होल्डर। पेटेंट लैंप होल्डर भी आपका सामान्य वर्गीकरण में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, सही है, जो कि सीलिंग रोज है, यह हमारा सामान्य वर्गीकरण में आता है। अगला है, देखिए क्या दिया हुआ है कि डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। इसमें आपको पूछा है कि इसमें ये दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दिया है। इसमें ये पूछा है कि डीसी एमसीबी का प्रयोग किस में करते हैं, आपसे क्वेश्चन साफ यही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें दे एसी मोटर। तो एसी मोटर के लिए मैंने आपको अगले क्लास में आपको बताया था कि एसी मोटर में क्या एल टाइप का कि जी टाइप का एमसीबी का प्रयोग करते हैं, बताइए। जी टाइप का, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता। डीसी मोटर को हम पहले ऐसी सप्लाई देते हैं, आगे चल को उसको किस में चेंज कर लेते हैं, डीसी में। तो यानी कि यहाँ पे भी हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। अगला है लोकोमोटिव, और डी वाला आपका है क्या, वातानुकूलक, यानी कि एयर कंडीशनर। हिंदी में वातानुकूलक कहते हैं एयर कंडीशनर को। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है, लोकोमोटिव सही है। यहाँ पे भी हम यहीं पे हम डीसी श्रृंखला एमसीबी का उपयोग करते हैं, बाकी इन तीनों में नहीं, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, यहाँ पे एसी प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे डीसी का पूछ रहा है, तो लोकोमोटिव में ही ना हम डीसी का प्रयोग करेंगे जहाँ पे डीसी धारा और डिश धारा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें यह दिया है क्वेश्चन नंबर 71, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। देखिए दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है। तो आपसे यह पूछ रहा है कि जो फ्यूज क्या लेगा, समय लेगा, उसे हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं उसको क्या कहते हैं। पहला आपका है टाइम फैक्टर, यानी कि समय गुणांक। तो ये तो हो नहीं सकता टाइम फैक्टर समय गुणांक। अगला क्या है आपका फ्यूजिंग गुणांक। तो फ्यूजिंग गुणांक आपको पता होगा कि जो हमारा फ्यूजिंग गुणांक होता है वह अल्पतम फ्यूजिंग धारा, यानी कि बहुत कम धारा होती है, जिसको बोलते हैं अल्पतम फ्यूजिंग धारा बटा के निर्धारित धारा। तो ये तो है नहीं। अगला आपका क्या है कट ऑफ गुणांक या कट ऑफ फैक्टर। तो दोष होने पर फ्यूज द्वारा परिपथ को विच्छेदित करने में लिया गया समय, एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए इसका आपको एक बार और हम बता दें और पढ़ लें आप कि होता क्या है। कट ऑफ फैक्टर किसको कहते हैं कि दोष होने पर फ्यूज द्वारा परिपथ को विक्षेपित करने में, यानी परिपथ को अलग करने में लिया गया समय कट ऑफ फैक्टर कहलाता है। क्लियर। अगला आपका क्या है फ्यूजिंग धारा। तो वह धारा जिस पर फ्यूज क्या हो पिघल कर गिर जाए, उसे हम फ्यूजिंग धारा कहते हैं। जबकि क्वेश्चन में आप अब देख लें, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है, जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताया क्वेश्चन नंबर 71 का सी, कट ऑफ गुणांक, कट ऑफ फैक्टर। दोष होने पर फ्यूज द्वारा परिपथ को क्या कर दे, अलग कर दे, यही तो पूछ रहा है। लिया गया समय कट ऑफ गुणांक कहलाएगा, यही तो ले रहा है समय, कट ऑफ गुणांक। यानी कि 71 का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं
वायरिंग का ट्री सिस्टम या ब्रिज सिस्टम बोलते हैं, ब्रिज प्रणाली, ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? गोदाम वायरिंग। तो आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा गोदाम वायरिंग होता है वह ट्री सिस्टम द्वारा नहीं किया जाता है, ट्री सिस्टम द्वारा नहीं किया जाता। अगला आपका है औद्योगिक वायरिंग। तो औद्योगिक वायरिंग भी ट्री सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता है, तो यानी कि ए भी हमारा गलत और बी गलत। अगला देखते हैं घरेलू वायरिंग। तो घरेलू वायरिंग भी जो हमारा होता है ट्री सिस्टम अच्छा नहीं होता है। ट्री सिस्टम किस स्थान पे सबसे, इस पे भी क्या होता है ट्री सिस्टम प्रणाली, इस पे भी घरेलू वायरिंग में भी अच्छा नहीं होती है, अलग होता है, वायर इसमें ज़्यादा लगने लगते हैं। जबकि बहुमंजिला भवन यानी कि ट्री सिस्टम जो हमारा प्रणाली होता है बहुमंजिला भवनों के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि मैं आपको बता दूं, कापर और एल्युमिनियम के बसबार बना दिए जाते हैं और जगह जगह पे वहीं बसबार से फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए हम क्या करते हैं वहाँ से वायर ले जाते हैं, वहाँ से कनेक्ट करके वायर ले जाते हैं और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना, सेकेंड और थर्ड ऐसे बना देते हैं। फिर वहाँ से हम क्या करते हैं कि फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रकार से हमारा वायर का भी बचत होता है और जैसे कि कोई फॉल्ट हो तो उसे ढूंढने में भी हमें क्या होती है आसानी होती है। इसलिए यह बहुमंजिला भवन के लिए ही हमारा ट्री सिस्टम प्रणाली सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर डी सही है। अगला देखिए आपका क्या कहा है, सुरक्षित कहा है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? तो इसमें मैं आपको बताऊं, अब पहले आप जानिए कूल्ड बेंडिंग है क्या। कूल्ड बेंडिंग यानी कि ठंडा मोड़ना ये है क्या, इस चीज़ को जानते हैं। तो ये इस स्प्रिंग का प्रयोग करके करते क्या हैं कि पीवीसी जो कंड्यूट हो उसे मोड़ा जा सकता है, उसे क्या किया जा सकता है मोड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये आकार बनाया हुआ है स्प्रिंग का, इसको क्या किया जा सकता है स्प्रिंग, देखिए दिया हुआ है स्प्रिंग का प्रयोग करके पीवीसी कंड्यूट पाइप को हम क्या कर सकते हैं मोड़ सकते हैं, जिनका व्यास 25 mm से अधिक नहीं होता है, कम हो सकता है लेकिन हमारा क्या है 25 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है हम किस प्रकार से हम इसको मोड़ा जाता है। तो ठंडा मोड़ना या कूल्ड बेंडिंग आप क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस तरीके से मोड़ते हैं, यानी कि 25 mm हमारा 73 का सी 25 mm सही है, जबकि ए 12 mm दिया है, बी जो है हमारा 19 mm दिया हुआ है और डी 50 mm, यानी कि ये तीनों क्या हमारे गलत हैं, जबकि सी वाला क्या है ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? देखिए इस क्वेश्चन में साफ पूछा है कि जब हम पावर वायरिंग और होम थिएटर की वायरिंग करते हैं तो इसमें आपसे यही कहा जाता है कि दोनों वायरिंग को अलग अलग कीजिए, एक साथ नहीं कीजिए। तो यह पूछ रहा है कि इसमें क्यों करते हैं। तो होम थिएटर केबल से दूसरी जो विद्युत लाइन होती है उससे समीप हम नहीं लाना चाहिए और न ही उसके समांतर में ही आपको रखना चाहिए और न ही पावर सप्लाई के आसपास। इससे आपकी जो ऑडियो होता क्या है कि अगर साथ में करते हैं तो इससे आपकी ऑडियो तथा वीडियो सिस्टम जो ऊर्जा होता है में हस्तक्षेप होता है, जिसको कहते हैं क्या आपको व्यक्तिकरण बढ़ जाता है। सिस्टम क्या होता है ऊर्जा में हस्तक्षेप होता है और इसका क्या होता है व्यक्तिकरण, जिसको कहते हैं वो बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसके व्यक्तिकरण से हमें हस्तक्षेप से क्या करना चाहिए बचना चाहिए। यही कारण है कि हम पावर और होम थिएटर वायरिंग को साथ में नहीं करते हैं।
अलग अलग करने की राय और सलाह दिया जाता है आपको। यानी इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिजली की आग से बचा। ऐसे तो है नहीं, बिजली वहाँ से दो वायर, एक वायर जाएगा तो आग नहीं रहेगी, आग तो दोनों में लगेगी, तो आग तो है नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है। आइए बी वाला देखते हैं, शक्ति हानि कम करना। अरे बाबू, इससे शक्ति हानि कहाँ होगी, रिड्यूस पावर लॉसेस, इससे शक्ति हानि कम नहीं होगी, नहीं कम कर सकते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला, बिजली के व्यतिकरण से बचे। मैंने यही बताया आपको कि बिजली का क्या होता है, व्यतिकरण होने लगता है या हस्तक्षेप होने लगता है। यही कारण है कि इन वायरिंगों को हम साथ में नहीं करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 75। जो देखिए 74 का जो एक डी वाला आपको रह गया था, ये वोल्टेज स्तर स्थिर बनाए रखें, बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे कहाँ से वोल्टेज स्तर स्थिर होगा, दूर दूर ले जाएंगे तो वोल्टेज स्थिर होगा, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इसमें यह दिया है कि प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है। तो इसमें पूछा है, एक चित्र बना दिया यानी कि परिपथ बना दिया, इसमें पूछ रहा है कि इसका क्या नाम है। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए पहला आपका टनल यानी कि सुरंग प्रकाश वायरिंग। तो आपको ये बता दें कि जो सुरंग प्रकाश वायरिंग होती है, इसमें होता क्या है कि इसमें आपका मात्र 2 वे स्विच का उपयोग होता है। कौन से स्विच का, 2 वे स्विच का। और इसमें होता क्या है कि अगर हम एक स्विच को साथ आगे 2 बत्तियां क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। एक स्विच से आगे की 2 बत्तियां क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, जबकि पिछला एक बत्ती को हम क्या कर सकते हैं, बुता सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या है, सिर्फ 2 वे स्विच है, नहीं है। देखिए S1 यानी कि फर्स्ट स्विच जो है क्या है, 1 वे स्विच है। 1 वे स्विच इसमें सुरंग की वायरिंग में नहीं होता है, प्रकाश व्यवस्था के लिए नहीं होता है। अगला देखते हैं क्या, गलियारे की वायरिंग। तो जब हम गलियारे की वायरिंग, देखिए आपको सुरंग की वायरिंग दिखाते हैं, देखिए यही है, आपका सुरंग की वायरिंग दिखा देते हैं। देखिए ये वाली आपकी क्या है, टनल वायरिंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सुरंग की वायरिंग। तो सुरंग की वायरिंग इस प्रकार की जाती है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 सुबह स्विच हैं। अब हम क्या करते हैं कि पहला स्विच ऑन करेंगे तो हमारी 2 बत्तियाँ जल जाएंगी, लेकिन दूसरा स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे ये L1 वाली बत्ती बुझ जाएगी, आगे 2 क्या होंगे, जल जाएंगे। तो ये हमारी टनल वायरिंग है। अगला है गलियारा प्रकाश यानी कि कॉरिडोर। तो इसमें क्या होता है कि 2 वे, इसमें भी 2 वे स्विच का उपयोग होता है, लेकिन सेट के रूप में होता है। एक सेट में 2 स्विच होते हैं। पहला स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे बत्ती जल जाएगी, लेकिन जैसे ही दूसरा स्विच ऑन करेंगे, अरे ऑफ करेंगे, बत्ती हमारी क्या होगी, बुझ जाएगी। देखिए ये वाला हमारा यहाँ पे है कॉरिडोर की वायरिंग। तो यह वायरिंग हमारा इस प्रकार से की जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी भी सही नहीं है। अगला हमारा क्या है, गोदाम की वायरिंग। गोदाम की वायरिंग जो होती है, तो गोदाम की वायरिंग हम ऐसी वायरिंग करते हैं ताकि जब हम अगला स्विच के द्वारा दूसरे उसमें होता क्या, दूसरे लैंप को ऑन करते हैं तो पूर्व लैंप हमारा क्या होता है, ऑफ हो जाता है। उसे हम गोदाम की वायरिंग कहते हैं। यानी कि परिपथ में हमारा क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, देखिए 75 का कौन सा सही है, यानी कि सी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। 75 का सी सही है। जबकि सी डी का प्रकाश, सी डी का प्रकाश क्या होता है कि इसमें 2 2 वे स्विच को, यानी कि कह सकते हैं एक स्विच, एक लैंप को 2 स्थानों से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये वाला देखिए, एक लैंप है 2 स्थानों से स्विच, ऐसी वायरिंग होती है। यानी कि आपको एकदम स्पष्ट हो गया ये किसकी वायरिंग है, गोदाम। यानी कि सी वाला हमारा क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें दिया हुआ है कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला दिया है हिक्की, दूसरा कपलर, तीसरा पाइप वाइज, चौथा है बेंच वाइज। तो हिक्की इसमें पूछा है कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो पहला आते हैं क्या, हिक्की। तो हिक्की क्या है, हिक्की यह एक क्या टूल्स है, यह क्या होता है कि यह ढलवे स्टील एलाई का क्या होता है, बना होता है, जो कंड्यूट पाइप को क्या करते हैं इससे मोड़ा जाता है। आइए दिखाते हैं हिक्की, देखिए यही है हिक्की। इससे हम क्या करते हैं, पाइप को मोड़ते हैं। जबकि अगला आप क्या है, कपलर। तो कपलर से ये तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं पाइप वाइज। तो आइए पाइप वाइज क्या है कि पाइप को काटने और पाइप को पकड़ने के लिए हम देखिए ये पाइप वाइज है, पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। मोड़ने में नहीं, पाइप को काटने में और पकड़ने में ही पाइप वाइज का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं है। अगला है बेंच वाइज। बेंच वाइज तो सभी प्रकार के, इससे बेंच वाइज को सभी प्रकार के, जैसे कि पाइप को, इसको बेंच वाइज को समांतर वाइज, कोई भी चीज़ को काटना हो पकड़ना हो तो देखिए यहाँ पे हम बेंच वाइज का ही उपयोग करते हैं, जिसे समांतर वाइज भी कहते हैं। जा प्लेट ऊपर लगा है, मूविंग जा है, फिक्स जा है नीचे आपका, तो इसका उपयोग हम करते हैं। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, हिक्की। पाइप को मोड़ने में देखिए क्वेश्चन में ही पूछा है आपका, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हिक्की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीबी। तो इसका पूछा है कि एमसीबी का विस्तार क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ द एमसीबी। इसमें पूछा है कि आप एमसीबी का फुल फॉर्म बताइए, विस्तार क्या है। तो पहला क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी कि ना ऑप्शन नंबर ए सही है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ये तीनों गलत हैं, जबकि हमारा बी वाला सही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नहीं मिनिमम करंट ब्रेकर होगा, ना मैक्सिमम करंट ब्रेकर होगा, ना मिनटो होगा कंट्रोल ब्रेकर। बी वाला सही है हमारा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस प्रकार से आज के हमारे ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगले नेक्स्ट दिन आपको फिर से 10 निमिष का क्वेश्चन लेके ऑब्जेक्टिव हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए।